पृथ्वी के हर कोने में आज हमें किसी न किसी रूप में जीवन देखने को मिलता है, लेकिन आज से 5 बिलियन साल पहले एक समय ऐसा भी था जब अर्थ अपने फॉर्मेशन फेज में था। आज जिन पोल्स, पहाड़ और लैंडस्केप का लुत्फ हम उठाते हैं, उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। धरती पर पनपे सबसे पहले माइक्रोबियल लाइफ के बाद की कहानी तो हम सब कई बार सुनते आए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम माइक्रोबियल लाइफ से पहले फॉर्म हुए अर्थ की क्रोनोलॉजी पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारी खूबसूरत नीले ग्रह की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जानवरों का विकास कैसे हुआ, डायनासोर कब दिखाई दिए और वो कहां से आए थे। तो देर न करते हुए चलिए अपनी पृथ्वी के इतिहास की सभी कड़ियों को जानने की कोशिश करते हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए, और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए ये पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे।
इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर्स मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर्स शिकार किया करते थे, जिसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। उठना शुरू हो गया। पैंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर्स और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर्स ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया।
उस वक्त डायनासोर्स समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजनिया उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां ये उल्का पिंड गिरा वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी, समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर्स घुटन, आग और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। लगभग 5 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब केवल हमारे सूरज की फॉर्मेशन हुई थी और ये पूरी तरह स्टार डस्ट से घिरा हुआ था। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब आउटर स्पेस में मौजूद कॉस्मिक डस्ट टाइट होकर एक साथ जुड़ने लगी, जिसकी वजह से स्मॉल स्टोन्स फॉर्म हुए और ये काफी रोचक और सिंपल प्रक्रिया थी जो काफी लंबे समय तक चली। लेकिन इसी प्रक्रिया ने प्लैनेट्स की फॉर्मेशन में एक बड़ी भूमिका निभाई। ग्रेविटी ने इन स्टोन्स को कई मिलियन सालों तक खींचा, जिसकी वजह से पृथ्वी एक बॉल के शेप में आ गई। लेकिन अब भी पृथ्वी अपने असली स्वरूप में नहीं बनी थी। इसे अभी भी कई सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना बाकी था। वो केवल अभी एक गर्म गोला थी जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। ये वो समय था जब पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के गुब्बार से भरी हुई थी। तब तक ना तो हवा थी और ना ही कोई एटमॉस्फेयर था। यहाँ तक कि एक ठोस सतह का निर्माण भी नहीं हुआ था। चारों ओर केवल लावा बह रहा था। लेकिन इस स्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्दी ही एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से हमारा ग्रह एक नए ग्रह से टकराया और ये टकराव इतना भारी था कि पृथ्वी से एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जो आगे चलकर चांद कहलाया। आज भले ही चांद पृथ्वी से काफी दूर है,
लेकिन अपने शुरुआती दौर में हमारा चांद पृथ्वी के काफी करीब रोटेट करता था। समय के साथ दूरी बढ़ती चली गई, चांद भी ग्रेविटी के चलते गोलाकार शेप में फॉर्म हो गया, लेकिन टकराव का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। 600 मिलियन साल बाद हमारी धरती को एक और फेज से गुजरना पड़ा, जब सोलर सिस्टम में मौजूद मेटेरॉइड्स भारी मात्रा में धरती की ओर गिरे। सोलर सिस्टम के निर्माण से बने हुए मेटेरॉइड्स जब धरती की ओर आए तो वो अपने साथ पानी की कुछ मात्राएं भी लेकर आए। कई मिलियन साल तक लगातार पृथ्वी पर गिरने की वजह से वहां पानी की ढेर सारी मात्रा इकट्ठा हो गई। वाटर बॉडीज ने पृथ्वी के तापमान को 70 डिग्री तक कूल करने का काम किया, लेकिन अभी भी पृथ्वी की सतह काफी गर्म थी, जिसे ठंडा करने का काम भी पानी ही करने वाला था। आपको बता दें कि आज इस पानी को हम धरती पर इस्तेमाल करते हैं, ये मिलियन सालों पुराना है, और सबसे बड़ी बात है कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड से संबंध रखता है। यानी कि आम भाषा में कहें तो पानी पृथ्वी पर नहीं उपजा, बल्कि मेटेरॉइड्स के जरिए मिला है। शुरुआती दौर में धरती की रोटेशन स्पीड भी काफी ज्यादा थी, जो वक्त के साथ साथ धीमी पड़ती गई। इसी की वजह से ओशन वाटर भी कम होता गया। पृथ्वी के बनने के 700 मिलियन साल बाद इसकी सतह पूरी तरह पानी से कवर हो गई। जमीन केवल कुछ आइलैंड के रूप में ही मौजूद थी, लेकिन कोर से लावा का निकलना अब भी जारी था। ये लावा पानी के चलते ठंडा होकर ठोस हो रहा था, जिससे सतह का निर्माण होना शुरू हो चुका था। धीरे धीरे इस प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी और लावा से बनने वाली सतह ने जुड़ना शुरू किया। ऐसे में पानी के अलावा पृथ्वी पर महाद्वीपों का भी फॉर्मेशन हुआ। 3 बिलियन साल बाद जब पृथ्वी एक ग्रह के रूप में फॉर्म हो गई, तब भी मेटेरॉइड्स का पृथ्वी पर गिरना जारी रहा। खास तौर पर जब मेटेरॉइड वॉन्केट समुद्र में गिरा तो इसने पानी में अलग तरह के केमिकल्स को रिलीज किया, जिसकी वजह से कई रिएक्शन हुए और पहली माइक्रोबियल लाइफ धरती पर फॉर्म हो गई। सबसे पहले यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ने पानी में जन्म लिया। कई मिलियन साल तक ये बैक्टीरिया इसी फॉर्म में रहे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी तादाद को बढ़ाया और समुद्र के कोने कोने में फैल गए। जैसे जैसे सूरज की रोशनी समुद्र पर पड़ी तो पानी ने ऑब्जॉर्व करना शुरू किया। सनलाइट की मदद से पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी और ग्लूकोज में तोड़ा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। माइक्रोबियल लाइफ की वजह से ओशन वाटर ऑक्सीजन से भर गया। समुद्र में लाइफ के विकास के बाद अब एटमॉस्फेयर की बारी थी। कुछ समय बाद ऑक्सीजन ने ऊपर उठना शुरू किया और वातावरण के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि अगर पहली माइक्रोबियल लाइफ का विकास नहीं होता तो शायद हमें आज पृथ्वी का ये स्वरूप देखने को नहीं मिलता। जीवन के पहले निशान के बाद हमारे ग्रह में कई बदलाव आए, लेकिन खैर ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। धरती को अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। इसी तरह 2 बिलियन साल बीत जाने के बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी बढ़ गई और प्लेनेट की रोटेशन स्पीड में भारी कमी आई। दिन बड़े होते चले गए और पृथ्वी पर वो सभी हालात पैदा हो गए जो किसी भी जीवन के लिए सबसे जरूरी थे। 1.5 बिलियन साल बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो पिघले लावा के चलते पृथ्वी की सतह ने टूटना शुरू किया। शुरुआती दौर में जमीन पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ गई थी, लेकिन लावा के चलते प्लेट्स में मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से सभी सतह ने टूटकर अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण शुरू कर दिया। जहां एक तरफ सभी महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, वहीं वोल्केनिक एरप्शंस के चलते कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुई। कुछ समय बाद धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। नॉर्थ और साउथ पोल में बर्फ के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे पूरा ग्रह बर्फ की 3 किलोमीटर चौड़ी लेयर में ढक गया। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि स्पेस से पृथ्वी सफेद दिखाई देने लगी। सूरज से आने वाली गर्मी भी सफेद बर्फ के चलते वापस आउटर स्पेस में रिफ्लेक्ट होने लगी। लेकिन ये स्नो एज हमेशा के लिए धरती पर नहीं पनपने वाली थी। पृथ्वी का कोर गर्म था, इसलिए एक बार फिर वोल्केनिक एरप्शंस के चलते वातावरण गर्म हो गया और फिर बर्फ पिघल गई और एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ने एटमॉस्फेयर में जगह बना ली। बर्फ के पिघलने से सनलाइट और आइस में केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ, जिसकी वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। कई सालों तक ये घटना इसी तरह साइकिल में चलती रही। ऐसे में मिलियन साल बाद पृथ्वी का तापमान एक एवरेज लेवल तक जा पहुंचा, जो इंसान के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ग्रह का एयर टेम्परेचर भी इसी स्थिति में आ गया। लेकिन इस प्रक्रिया में स्नो एज में विकसित हुए सभी बैक्टीरिया को मरना पड़ा। केवल वही जिंदा रह पाए जो 540 मिलियन साल से डीप ओशन में रह रहे थे। ये सभी बैक्टीरिया समय के साथ साथ कई पड़ाव पर इवॉल्व हुए।
पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के साथ ही पहले मोलस्क यानी कि इन्वर्टिब्रेट भी विकसित हुए। इसके साथ ही बोन स्केलेटन का भी विकास हुआ। पहले वर्म्स से लेकर स्पॉन्जेस और ट्रिलोबाइट्स का विकास भी शुरू होने लगा। हालांकि जमीन अभी भी खाली थी, लेकिन पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया का विकास शुरू हो चुका था जो इससे पहले पृथ्वी पर कभी भी नहीं पनपी थी। पानी के अंदर पहले इंसेक्ट्स के साथ पहले प्रीडेटर्स का विकास हुआ, जिन्होंने अपने भोजन के रूप में ट्रिलोबाइट्स को खाना शुरू किया। जीवों के साथ साथ महासागरों में भी पेड़ पौधों ने अपनी एक जगह बनानी शुरू कर दी। प्लांट्स और एनिमल्स की कम से कम 10,000 प्रजातियां अस्तित्व में आ गई। जहां पानी के अंदर एक सुंदर मरीन वर्ल्ड का निर्माण हो रहा था, वहीं हमारी सतह अभी भी बंजर थी। इसका सबसे बड़ा कारण सूरज की किरणों से पैदा होने वाली रेडिएशंस थी। लेकिन जल्दी ही समुद्र से निकलने वाली ऑक्सीजन ने रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से ओजोन नाम की एक नई गैस का निर्माण शुरू हुआ। इस गैस ने धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया, जिसकी वजह से सूरज से आती हार्मफुल रेडिएशन ओजोन लेयर से अंदर नहीं आ पाई। वक्त के साथ ओजोन काफी मोटी होती चली गई, जिससे 375 मिलियन साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहले पौधे ने पनपना शुरू किया और ऐसे में एक ग्रीन एनवायरनमेंट का विकास शुरू हुआ। इस प्रक्रिया को पूरा होने में काफी समय लगा, लेकिन हरे भरे वातावरण के विकास के साथ समुद्र में मछलियां भी पनपने लगी। इन मछलियों के फिन्स जैसे पैर धीरे धीरे इवॉल्व हुए, जिससे ये पानी से बाहर आकर जमीन पर रहने लगी। बस इसी तरह बाकी वेजिटेशन का भी विकास हुआ, लेकिन वो मछली ही थी जिसने 15 मिलियन साल पहले समुद्र को छोड़कर जमीन पर घर बनाया और धीरे धीरे इनके एवोल्यूशन ने कई जानवरों का विकास किया। सबसे पहले शुरुआत लैंड रेप्टाइल से हुई, लेकिन इनमें एवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे डायनासोर्स की कई प्रजातियां हमें धरती पर देखने को मिली। धरती पर हरियाली बढ़ने के साथ साथ जायंट जंगलों का भी विकास हुआ और ये जंगल कई बड़े डायनासोर्स का घर बन गया। आप ये मान लीजिए कि प्रकृति एक ऐसे जीवन का आगाज कर चुका था जो हर दिन बदल रहा था और बेहतर हो रहा था, और धीरे धीरे ये फॉर्मेशन तब से लेके आज तक इवोल्यूशन का ही एक नतीजा है, जिसके बाद हमें कई सारे जानवर और इंसान भी देखने को मिले। पर अगर इस पूरी प्रक्रिया को मैं ब्रीफ करने लगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी जरूर बताऊंगा, इसलिए आप कमेंट में अगर चाहिए तो पार्ट 2 जरूर मेंशन करिए। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी के फॉर्मेशन से लेकर जीवन की उत्पत्ति की कहानी। इन फैक्ट से पता चलता है कि आज जिस पृथ्वी को हम देखते हैं उसके एवोल्यूशन के पीछे एक गहरा इतिहास छिपा है। एवोल्यूशन की रेस आज भी जारी है और अभी भी प्रकृति